राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि इससे पहले के चैप्टर हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम अब इस क्लास में उससे आगे का सिलेबस पढ़ते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उससे आगे के हम सारे इसी क्लास में देख लेंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास में। तो अब आगे जो हमारी कविता लगी हुई है वह है वह चली हवा। वह चली हवा। यहाँ पंक्तियाँ दे के पूछ सकता है कि ये पंक्तियाँ है वो किस लेखक की है, इसलिए मैंने इस कविता को यहाँ पर रखा है। वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा। तो ये पंक्तियाँ किस लेखक की है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो किसकी है? सुदर्शन की। याद रखनी है ये पंक्तियाँ, सुदर्शन जी की। उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलते हैं अपने, जो हमारा अगला पार्ट है। इससे पहले का जो भी पार्ट है यानी कि 1 से 4, उसके लिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अब हम पार्ट 5 पे बात कर लेते हैं। अब इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तो इसकी व्याख्या और एक है पंक्तियाँ दे के पूछ सकता है। तो पहले हम इस क्लास में इसको पंक्तियों के रूप में पढ़ लेते हैं, और जो इसकी व्याख्या है वो मैं आपको अलग से क्लास में करवा दूँगी। तो रहीम के दोहे। अब आपको ये दोहे याद करने हैं, ठीक है? इस तरीके से कुछ कुछ की पॉइंट से याद कर लेने हैं, ताकि ये पता रहे। दोहे दे के पूछे कि किसके दोहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके दोहे हैं। तो रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियह न पान, कही रहीमन पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इनकी व्याख्या हम अगली क्लास में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ पंक्तियों को रखने का ये कारण है कि पंक्तियाँ दे के पूछता है, तो इस क्लास में हम उस तरीके से पढ़ रहे हैं। रहीमन बिपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोय। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपुह तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इसका नाम याद रखना है। रहीम पूरा नाम क्या है भाई? अब्दुल रहीम खाने खाना। और ये संदर्भ याद रखना है। ये पूछ सकते हैं कि रहीम के दोहे का जो लगा हुआ है एनसीईआरटी में संदर्भ, रहीम ग्रंथावली, तो इसके ये संपादक ये विद्यानिवास मिश्र, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट, कवि परिचय। कवि परिचय में हम पढ़ते हैं कि रहीम है वो कौन से काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। सबको पता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल, चौथा है आधुनिक काल। तो अब यहाँ पर आपको इन कालों को भी याद रखना है कि 4 कालों में बांटा गया है। तो इनका जो संवत है मैं यहाँ लिख देती हूँ। आदिकाल का संवत है विक्रमी संवत 1050 से 1375। दूसरा है 1375 यानी कि भक्ति काल 1375 से 1700। अगला है 1700 से 1900 और 1900 से अब तक विक्रमी संवत। ये समय आपको याद रखना है। तो रहीम कौन से काल के कवि हैं जी? रहीम है भक्ति काल के कवि। भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी, याद रखना है, उनका जन्म एनसीईआरटी के हिसाब से 16वीं शताब्दी सन नहीं दिया हुआ है, 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम संबंधी रचनाएं की है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी। रहीम
रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी और आम जनजीवन में उनके अनेक दोहे प्रचलित हैं। तो 17वीं शताब्दी याद रखना है, मृत्यु हुई थी 17वीं शताब्दी में और जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16वीं शताब्दी में। ठीक है, तो यहाँ आपका जो भी मतलब ये है मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है वो है पार्ट 6 और ये है मेरी माँ। राम प्रसाद बिस्मिल आत्मकथा का एक अंश है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार उनकी माँ ने जीवन के संघर्षों में उनको लड़ना सिखाया। जीवन के संघर्षों में उनके जो भी अनुभव थे उन सारे अनुभवों को उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो पढ़ते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में बहुत सुंदर थे, बहुत योग्य थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। क्या बनते? सेना अध्यक्ष बनते। याद रखना कि क्या कहा गया उनके बारे में कि थे शायर और बनते क्या? सेना अध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का। बिस्मिल के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है, दे के पूछ सकता है कि भगत सिंह ने क्या कहा था। तो भगत सिंह ने कहा था कि वो सेना अध्यक्ष बनने के योग्य थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी आयु में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रखा निज जीवन की एक छटा। याद रखना कि क्या नाम रखा गया? निज जीवन की एक छटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे, इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो क्रोध था वो ज़्यादा बढ़ गया अब लोगों के अंदर। ठीक है, लोगों के अंदर जो भी अंग्रेजों के लिए क्रोध था वो बढ़ने लगा। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। आगे बढ़ते हैं भाई। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो यह प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। सबसे पहले शहर का नाम याद रखना है, लखनऊ। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। ये बात राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं कि मेरी कांग्रेस में जाने की बड़ी इच्छा थी। उस समय कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी। तो वो कहते हैं कि जो लखनऊ कांग्रेस है उसमें कौन जाना चाहता था? राम प्रसाद बिस्मिल। दादाजी और पिताजी जो विरोध करते रहे किंतु माताजी ने मुझे खर्चे दे ही दिया। यानी कि जो पिताजी थे और दादाजी थे वो तो हमेशा विरोधी करते थे और जो उनकी माताजी थी उन्होंने उन्हें कहा कि ठीक है मैं खर्चा देती हूँ, तुम जाओ पार्टी ज्वाइन कर लो। उसी समय शाहजहाँपुर, दूसरा नाम याद रखना है, शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ। सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ? शाहजहाँपुर में। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादाजी मेरे इस कार्य को अच्छा नहीं समझते थे और उन्हें ऐसा करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वो उसे सपोर्ट नहीं करते थे। आगे,
किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। याद रखना है, उन्होंने अपनी माँ को देवी कहा है। मुझ में तो कुछ जीवन तथा साहस आया, यानी कि वो कहते हैं कि मुझ में जो कुछ जीवन और साहस आया वह मेरी माताजी और किसकी देन है? गुरुदेव श्री सोमदेव जी का। गुरुदेव, सोमदेव और माताजी, यानी कि उन्होंने अपने साहस को किसके देन बताया है? वो है माताजी और सोमदेव जी। कृपाओं का ही परिणाम है। दादाजी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन और सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न कर दी थी कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल से करा ले, ऐसा उनके पिताजी कह के गए। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा। यहाँ एक पात्र है वकील साहब, याद रखना। वकील साहब ने बुला भेजा और कहा कि पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं, यानी कि जो पिताजी के हस्ताक्षर है वो राम प्रसाद बिस्मिल से करवाना चाहते थे। मैंने तुरंत उत्तर दिया, यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ और न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे जो कुछ हो जाए। सत्य कह देता था, हमेशा सत्य पे रहते थे, ये उनका गुण था। ऐसे पूछ सकता है कि बताओ उनका क्या गुण था, तो सत्य पर रहने का। अब ये याद रखना है। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। अब याद रखना है कि उनकी माताजी का विवाह कब हुआ था? 11 वर्ष में, ठीक है। और कहाँ आई थी? शाहजहाँपुर में। और शाहजहाँपुर में ही क्या था? सेवा समिति उन्होंने ज्वाइन करी थी। मैंने ये चीज़ पहले भी क्लियर की है, तो याद रखना, ठीक है। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादाजी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो अब याद रखना कि दादाजी ने किसको बुलाया, ये पूछ सकते हैं कि शिक्षा देने के लिए, तो छोटी बहन को। गृह कार्य की शिक्षा किसने दी? छोटी बहन ने, दादाजी की, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ को, याद रखना। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजनादि का ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 से 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ कर दिया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जी घर पर आया करती थी। उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी, यानी कि जो सखी और सहेली घर आया करती थी उनमें से ही एक शिक्षित थी और वो ही अक्षर बोध सिखाती थी। और इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर वो है जो देवनागरी सीखने लगी। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिलता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों में वो देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता नहीं मिलती तो मैं अति असाधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ये लाइन इम्पोर्टेंट है कि ऐसी माता न मिलती तो क्या होता भाई, मैं अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर निर्वाह करता। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। यहाँ ये नाम याद रखना है, एक वकील साहब पात्राएं, एक ये पात्राएं हैं, इनको याद रखना है।
माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो पूछ सकते हैं कि कितनी बार अपनी प्रतिज्ञा को भंग किया, तो 1-2 बार। ठीक है, तो लिखा है ऐसे कि 2-1 बार। जन्मदात्री जननी इस जीवन में, अब ये पंक्तियाँ यहाँ से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना है, बस ध्यान रखना है। जन्मदात्री जननी इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। यदि तो जिस प्रेम और दृढ़ता तथा प्रेम के साथ उन्होंने उसे पाला था, जो शिक्षा दी थी, उसी के कारण वो जो अपने आप को अपनी माता का ऋणी समझते हैं। तो कहते हैं, जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में लग सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका विषय तुम्ही को जाता है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यानी कि वो कहते हैं कि ये कभी मुझे ताड़ना भी देनी रहती थी तो आप बड़े स्नेह के साथ मुझे बातों को समझा देती थी। यदि मैंने दृष्टापूर्ण उत्तर दिया तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया बल्कि आत्मिक, धार्मिक सामाजिक उन्नति में तुम ही सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने जीवन भर कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुना दी जाएगी या सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समय धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी को भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ उन्होंने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो की अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो। तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको पढ़ा दी। इसको सुन लेना, पढ़ लेना, ध्यान में रह जाएगी। आगे है लेखक परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, याद रखना। ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये तराना। बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। पूछे जाने वाला प्रश्न है कि कितनी उम्र में फांसी दी गई, तो 30 वर्ष में फांसी दी गई और सरफरोशी की तमन्ना लिखी है इन्होंने। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक है। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी।
और उनकी जो आत्मकथा है वो काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उसी एक आत्मकथा का अंश है। तो यहाँ ये चैप्टर पूरा होता है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको इसमें से बता दिए जो क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं जलाते चलो। मैंने आपको सारे नाम ट्रिक से याद करवाए हैं। क्या नाम याद करवाया था? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, तो जलाते चलो कविता। अब यहाँ दो तरीके से हम कविता को पढ़ेंगे। रहीम की जो भी दोहे हैं और ये कविता है, इनकी व्याख्या मतलब क्लास 6 में जितनी भी कविता लगी हुई है इनकी व्याख्या अलग से पढ़ाऊंगी, क्योंकि एग्जाम में हमें व्याख्या नहीं लिखनी, सिर्फ पंक्तियों को याद रखना है। क्योंकि वो पंक्तियाँ दे के पूछेगा कि बताओ ये जो कविता की पंक्तियाँ हैं ये किस कवि की है या किस कविता से है। तो मेरा यहाँ कविता पढ़ाने का आपको यही उद्देश्य है। हमें लगता है कि ये क्या पढ़ना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो आगे पढ़ते हैं हम। जलाते चलो ये दिए सने भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशासी। बिना सन्हे विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप ए नगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीपक की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निराशा को सवेरा मिलेगा। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो ये हमें याद रखना है कि क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। आगे चलते हैं। कवि परिचय। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य याद रखना है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखी गई हम सब सुमन एक उपवन के, याद रखना है, इम्पोर्टेंट। हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। और इनका जन्म है वो 1916 में और जो मृत्यु है 1998 में। ये दोनों चीज़ याद रखनी है। आगे अगले पाठ पे चलते हैं हम। अगला पाठ है स्त्री और बिहू नृत्य। लेखिका है जया मेहता। मैंने ये सारे नाम आपको पिछली क्लासों में ना ट्रिक से याद करवाए हैं। जिसने भी नहीं देखे ना वो क्लास, वो वहाँ पे जाके देख लेना। सारे नाम बिल्कुल ट्रिक से याद करवा रखे हैं एकदम। भारत एक विशाल देश है। अब पहले मैं इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें असम की वेशभूषा, वहाँ का नृत्य, जो भी वहाँ का रहन सहन था उसके बारे में बताया गया है थोड़ा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। भारत, पहले तो ये याद रखना है कि इसमें भारत का नाम आया है। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार जो दूसरे देश से भारत में आया है, आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं और भारत में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। चलिए तो हम भी पढ़ते हैं क्यों आए हैं। तो नाम याद रखिए। पहले तो एंजला
लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। दोनों चीज़ याद रखनी है, एक ये और एक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कौन है और कहाँ से आई है। तो ये लंदन से आई है, ठीक है। और कहाँ रहती थी? यहाँ रहती थी। 3%। नाम क्या था? एंजला था। रहती कहाँ थी? लंदन। और इलाका था ये। 3% बनते हैं यहाँ से, पहली लाइन से। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स, कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो उसके जो दोस्त थे उसका नाम याद रखना है। क्या नाम था? जेम्स और कीरा, ठीक है। ये इसमें से एक जेम्स है और एक कीड़ा है, ठीक है, याद रख लेना। कीरा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में बहुत मजा आता था जिसमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एम्फिल टावर, कोलोसियम की यात्रा पर जाना हो। 3 नाम याद रखने हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ, मतलब कैसी कैसी काल्पनिक कहानी है जो उसका पात्र बनना अच्छा लगता था। तो ये नाम याद रखने हैं। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली है। एंजला की माँ एल्सेड्रा, नाम याद रखना भाई, माँ का नाम एल्सेड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। क्या थी भाई? डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर, अब पहले देखो उन्हें काम कहाँ से मिला? काम मिला है उन्हें ब्रिटिश अकादमी से, ठीक है। और काम क्या मिला है कि असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। ये वित्तीय मदद दी गई थी, ठीक है। उसके बाद पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। अब आपको ये याद रखना है कि काम करने के लिए कितने का वक्त था? 1 महीने, 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजला के स्कूल से उसकी बसंत, अब याद रखो छुट्टियाँ अपने यहाँ कब पड़ती हैं? जून में। और वहाँ बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। तो बसंत याद रखना है इस पार्ट के हिसाब से। जिससे एंजला और उसके पिता का नाम याद रखना है, पिता का नाम बायन भी उनके साथ जा सके। एंजला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। आगे, जब तक एंजला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। अब याद रखना है, पहले वो लंदन से कहाँ गई? नई दिल्ली, ठीक है। और नई दिल्ली से फिर गुवाहाटी। सबसे पहले वो लंदन में रहती थी, केंजिंगटन में, फिर वहाँ से गई नई दिल्ली, ठीक है। और फिर वहाँ से गुवाहाटी। यहाँ ये चीज़ याद रखनी है। यात्रा के दौरान माँ ने एंजला को असम की खूबसूरती, किसकी खूबसूरती? असम की खूबसूरती के बारे में बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। पूछा जाने वाला प्रश्न है, कहाँ है? उत्तर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है, वन्य जीवन के लिए जाना जाता है, रेशम और चाय के बागान सबको पता है, चाय का तो सबको पता है, रेशम और वन्य जीवन याद रख लेना। इसके साथ साथ असम में नृत्य की भी एक प्रसिद्ध परंपरा है। एक नृत्य के लिए भी जाना जाता है, वहाँ एक प्रसिद्ध अलग प्रकार का नृत्य किया जाता है। एल्सेड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। याद रखना कौन सा महीना चल रहा था? अप्रैल का। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। याद रखना है, बिहू कब मनाया जाता है भाई? बसंत के आगमन पर। तो यहाँ हमें क्या चीज़ याद रखनी है? यहाँ हमें याद रखना है एक तो बसंत, ठीक है। बसंत का जो आगमन होता है उस पर बिहू मनाया जाता है। और जब वो वहाँ पर आई थी तो वहाँ कौन सा महीना चल रहा था? अप्रैल का महीना चल रहा था। एंजला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक
होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव में मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्यौहार है। पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है कि बिहू कैसा त्यौहार है, तो ये कृषि आधारित त्यौहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। सच बात है। आगे चलते हैं भाई। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार साल में? 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब पहली बार मनाया जाता है जब किसान बीज बोते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बार जब रोपते हैं धान को, ठीक है। और तीसरी बार जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। तो 3 बार का क्या मनाया जाता है? बिहू। एंजेला कार से उतरी, वहाँ आसपास वातावरण जैसा मतलब जो था वो कैसा था भाई? उत्सव का था। तो आसपास उत्सव के जैसा माहौल देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों के द्वारा भरी हुई थी, ठीक है। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ कई लोगों को पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। वहाँ खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहाँ लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं। अब याद रखना है कि लड़कों के हाथ में क्या थे? वाद्य यंत्र थे। और लड़कियों ने क्या? लाल और बादामी, याद रखना है, लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाकें पहन रखी थी। रंग याद रखना है। वे सभी काफ़ी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करे। याद रखना, बसंत बसंत बसंत। मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये पूछा जा सकता है 101%। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे लगा कि वह इस उत्सव और नृत्य दोनों को उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर से भारत में बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। ये लाइन याद रखनी है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन में यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वो जो जीवन था ना, बिल्कुल अलग था लंदन के जीवन से। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह, अब देखो वैज्ञानिक कहानीकार, ये टैग दिया गया है, तरह हैं वे जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ दिखा सकती है या दिखाती है। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुँचे तब वहाँ उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। अब यहाँ नाम याद रखना है, रीना सेन। कहाँ हुई? उत्तरी असम में मुलाकात रीना सेन से, ठीक है।
जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी जिसका नाम था अन्नू। ठीक है, अब यहाँ इसके दोस्त थे किसके, एंजला के, तो वो एक तो क्या नाम था, जेम्स, है ना, फिर दूसरा नाम था कीरा, और एक और ये बन गई, इसका नाम है अन्नू। अन्नू और एंजला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की उम्र 10 साल थी। याद रखनी है उम्र, दोनों की उम्र कितनी थी, 10 साल। 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी। भाषा याद रखना, कौन सी भाषा में बातचीत की, अंग्रेजी में। अन्नू ने एंजला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजला को अन्नू के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने। उसने लंदन, मतलब इतने, वो सोचती थी कि इतने अनोखे खिलौने उसने लंदन में पहले कभी नहीं देखे थे। अन्नू का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। याद रखना है, उसका पसंदीदा खिलौना क्या था, तीर कमान, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजला उसकी विरोधी बनी और शक्तिशाली रावण बन गई, यानी कि वो रावण बनी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूदफांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजला और अन्नू ने देखा कि एल्सेड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। याद रखना है, वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या स्त्रियां नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए ही है। एंजला और अन्नू सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को स्त्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला स्त्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला स्त्रियां नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजला बहुत उत्साहित थी। रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अन्नू को भी स्त्रिया नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अन्नू और एंजला स्त्रिया नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु, याद रखना है, जब वो देखने गए तो क्या था, भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और एंजला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ीनुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य कर नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। याद रखना है कहानी, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल जय विजय की कहानी चल रही थी। ठीक है, और ये कर कौन रहा था, 2 महिलाएं। ठीक है, और यहाँ पगड़ी नुमा टोपी पहन रखी थी। पगड़ी नुमा यानी कि पगड़ी बांधते हैं ना, जैसे अपने हरियाणा में, है ना, पगड़ी नुमा टोपी पहनी, सफ़ेद कलर की थी वो टोपी। आगे जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषि मुनियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे, वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की जब नींद टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें शाप से मुक्त कर लेंगे या शाप से बचा लेंगे। बाद में जय विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। एंजला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय नृत्य महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण से प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति स्त्रियां नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से बेहतर थी। अब यहाँ पर महिला को पुरुषों से बेहतर बता दिया गया है। इसके बाद के दिनों में अन्नू और एंजला के ख्यालों में बस स्त्रिया नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एल्सेड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें स्त्रिया कलाकारों में किससे होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजला और अन्नू बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। याद रखना,
प्रिया और रीता, दोनों इम्पोर्टेंट नाम। वे लड़कियों को स्त्रिया और बिहू की खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद वह चलने, खाना खाने और जहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती थी। अब उसके दिल दिमाग में बस वो नृत्य बस गया। जैसे होता है ना, छोटे बच्चों को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बस वो वही चीज़ें बार बार करते रहते हैं। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उनकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा स्त्रियाँ और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर, यानी कि अपने पति के साथ मिलकर, एंजेला के लिए असमी नृत्य का एक शानदार योजना तैयार की। असमी उनके लिए, मतलब इसके लिए, एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को वह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्य की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होगी। यानी कि अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिया के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। लेखिका जया मेहता और अनुवादक का नाम रखना है शिवेंद्र कुमार सिंह। याद रखना ये अनुवादक का नाम, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम आगे चलते हैं। इसके पार्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने आपको करवा दिए। इससे बाहर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेटली, गारंटी। आगे चलते हैं। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और आप जैसे बच्चों की मित्र भी हैं। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों से शब्दों को पिरो लेती हैं। उनका जो जन्म है, यानी इनका जो जन्म है 1977 में हुआ था। वह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। अब ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया है भाई? ये वह दिख रहा है, ये यह है, ठीक है। तो ये जो पाठ है वो लिया गया है नृत्य कथा से, याद रखना है। पाठ स्त्रिया और बिहू नृत्य आपको याद रखना है। ये लिखा हुआ है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुबा नेतालिया ने किया है। मैं इसको एक बार नाम को आपके सामने अलग से लिख देती हूँ। ये इसमें थोड़ा सा कट हो रहा है, 1 मिनट। तो मैं नाम लिख देती हूँ यहाँ पर। नाम है चित्रांकन करना, चित्रांकन। किसने किया है? तो नाम है सुरुबा नेतालिया। ठीक है जी। तो जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियाँ दे रही है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है? एक तो इनका जन्म याद रखना है 1977 में। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 1 मिनट। यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसलिए थोड़ा इसको फोकस से पढ़ना है।
सबसे पहले ये जया मेहता, ठीक है, ये एक नृत्यांगना है, लेखिका है और शिक्षिका है, ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद आगे चल के यहाँ से जन्म 1977 में। उसके बाद आगे चलते हैं, ये जो पाठ है वो नृत्य कथा से लिया गया है। उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक, नृत्य कथा, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय नृत्यों से जुड़ी जया मेहता की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, तो क्या है, नृत्य कथा, जो कि मैंने यहाँ भी लिख दिया, नृत्य कथा नाम है, ठीक है। और पाठ का नाम ये दिया हुआ है, स्त्रियाँ और बिहू नृत्य, ठीक है। उसके बाद इसके जो अनुवादक है वो शिवेंद्र कुमार है। अनुवादक कौन है भाई, शिवेंद्र कुमार। चित्रांकन किया, मैंने यहाँ लिख दिया, सुरुबा नतालिया, याद रखना है। और ये स्वयं ओडिसी नृत्य में पारंगत हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। सूरदास जी, वात्सल्य रस के लिए जाने जाने वाले, इनको पढ़ लेते हैं। इसकी भी व्याख्या अलग से पढ़ेंगे हम, जो भी कविता है उनकी व्याख्या अलग क्लास में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल पंक्तियाँ याद कर लेते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो। बहियन यानी कि बाहें जो होती है ना, उन कह रहा है कि मैं तो जो बालक हूँ वो भी, मेरी तो बाहें भी है ना, छोटी छोटी है। छीको के ही विधि पायो, यानी कि जो इतना ऊंचा छीका टंगा हुआ है ना, वो मेरे को कैसे मेरे हाथ तक पहुँचेगा। मैं इसकी जो व्याख्या है ना पूरी आपको अलग क्लास में करवाऊंगी, अगली क्लास में। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बेहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। सूरदास, ठीक है। तो ये इसकी जो व्याख्या है हम आगे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। कवि परिचय। सूरदास, रचनाएं, सूरसागर, नाम याद रखना है, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सारी इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म एनसीईआरटी के हिसाब से 15वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि जो बुक में दिया हुआ है शताब्दी। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। सबको पता है उनके आराध्य हैं जो श्री कृष्ण है। उनकी रचना ब्रज भाषा में उपलब्ध है। ये रचना इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी यानी कि मन को हरने वाला, ठीक है, वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। इनकी जो मृत्यु है वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो यहाँ हमारे सूरदास जी पूरे होते हैं और सूरदास जी के जो पाठ है वो भी पूरा होता है और यहीं हमारी क्लास भी पूरी होती है। तो इससे आगे के जो भी चैप्टर बच गए हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगी और जो भी हमारे को व्याख्या करनी है वो हमारी व्याख्या हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और कोशिश ये रहेगी कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैंने आपको बता दिए, हो सके तो मैं इन पे MCQ की सीरीज़ भी ले आऊँगी ताकि आपकी जो वो पूरी जो सिलेबस है वो अच्छी तरह कवर हो जाए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आती रहूँगी और कोशिश ये रहेगी कि मेरी जो ये क्लास है आप सबके लिए बेनिफिशियल रहे। तो धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे।